नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस महा मैराथन क्लास के अंदर, जो कि होने वाली है स्पेशली सूचना सहायक भर्ती, जो कि आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है। बिजली विभाग की जो भर्ती निकली थी सूचना सहायक की, उसके लिए जो आपके एक सिलेबस के अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट है, उसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि सर इसके लिए आप अलग से एक वीडियो बनाएं, और जितने भी अलग अलग वीडियो बने तो भी बना दीजिए। लेकिन मैंने आपके लिए जो है इसके जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं जितने भी, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक मैंने शॉर्ट कोर्स लॉन्च किया है, जो रिवीजन के बेस से बहुत ही तगड़ा और शानदार आपके लिए साबित होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जो सूचना सहायक जो परीक्षा है आपके लिए जो है नेक्स्ट मंथ यानी 6 सितंबर 2021 को जो है दोपहर 12 बजे को जो है आपके आयोजित होने वाली है परीक्षा। उससे पहले जितनी कोशिश कर सके उतनी कोशिश कर लीजिए कि इसके अंदर आप अपनी सीट को फिक्स कर सकें। और उसी दौरान जो है मैं आप सभी के लिए जो है यहाँ पर एक महा मैराथन क्लास ले आया हूँ, जिसकी मदद से आप जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऊप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनको हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ हाईलाइटेड मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। पॉइंट कौन कौन से हैं भाई? वो पहला देखिए, आप सबसे पहले हम जानेंगे इस आज की इस क्लास के अंदर कि ऊप्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो क्या होता है, ऊप्स क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि मैसेज एंड इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, मैसेज एंड इंटरफेस क्या है। उसके बाद जानेंगे हम व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ऑब्जेक्ट और क्लास के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है उसको एग्जाम्पल विथ हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि मैसेज एंड इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, मैसेज और इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं। फिर आएगा व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर पे, वो होता है एनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ये टॉपिक्स क्या है इसके बारे में भी ज्यादातर जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम जानने वाले हैं इनहेरिटेंस क्या होते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस। और लास्ट में मैं आपको इस एग्जाम के लिए जो है इन कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं, जिनको आप जो है जरूर अपने पास नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, अभी आपके सामने मैंने 2 पॉइंट हाईलाइट किए हैं, जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज ऊप्स एंड व्हाट इज ऊप्स प्रोग्राम। इन दोनों को अभी यहां पर हम समझते हैं। तो देखिए, ऊप्स जो होता है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो होता है कि इस ऊप्स की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये पॉइंट पहला आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। अब देखिए, यहां पर एक ऊप्स आपको पूछ रहे कि ऊप्स होता क्या है। तो देखिए, ऊप्स जो है वो एक आपकी जो है सॉफ्टवेयर के लिए जो है, ठीक है ना, ऊप्स जो है वो एक इंजीनियरिंग अप्रोच है, या आप इसको मॉडल भी कह सकते हैं। ये एक इंजीनियरिंग अप्रोच है किसकी? सॉफ्टवेयर डेवलप करने की, या सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में। अगर आपको बेसिकली बताने का मौका मिले कहीं पर कि ऊप्स क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ऊप्स जो है एक इंजीनियरिंग अप्रोच या मॉडल है किसकी? सॉफ्टवेयर बनाने की या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो इंजीनियरिंग अप्रोच या मॉडल जो है यूज की जाती है, उसको हम ऊप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ऊप्स के अंदर देखिए, तीसरा पॉइंट हाईलाइटेड करके मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने। ऊप्स जो है, ठीक है ना, ऊप्स के अंदर देखिए, अब मैंने यहां पर आपको फुल फॉर्म बताई थी, जिसमें मैंने एक पॉइंट बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करके कुछ मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि ऊप्स में जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट पर वर्क किया जाता है। ठीक है ना, जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं ऊप्स की मदद से, तो उसमें जो मेन पॉइंट होते हैं वो होते हैं आपके ऑब्जेक्ट एंड क्लास या क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इन दोनों को ध्यान में रख के फिर जो है उस सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाता है, ऊप्स के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। तो आई होप आपको यहां पर ये जो है समझ में आ चुका होगा ऊप्स के बारे में। ठीक है ना, फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स है क्या? तो ऊप्स जो है एक इंजीनियरिंग अप्रोच या मॉडल है जिसके माध्यम से हम किसी भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं। और ऊप्स के अंदर जो है क्लास और
जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट जो है उसको ध्यान में रख के जो है उस सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाता है। चलिए अब मैं यहां पर आगे आना चाहूंगा, जिसका दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है आपका व्हाट इज ऊप्स प्रोग्राम। ये सिर्फ ऊप्स था, यहां पर अब ऊप्स प्रोग्राम के बारे में जानेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां पर हमने ऊप्स की फुल फॉर्म देखी थी, जिसमें मैंने आपको हाईलाइटेड किया था ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऊप्स जो है, ठीक है ना, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए ऊप्स ऑब्जेक्ट के ग्रुप से मिलकर बनता है, ठीक है ना। ऊप्स जो होता है वो बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इन सभी को मिलाकर जो है ऊप्स जो है वो तैयार होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तैयार होती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं भाई, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी ऑब्जेक्ट है ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू? मैसेजेस के थ्रू। मैसेजेस के थ्रू जो है ये एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये एक दूसरे के साथ मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम मैसेज पासिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैसेज पासिंग के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ये होता है आपका ऊप्स प्रोग्राम, ठीक है। दोनों समझ में आ चुके होंगे। ऊप्स जो होता है वो होता है एक इंजीनियरिंग अप्रोच या इंजीनियरिंग मॉडल है, जिसको ध्यान में रखकर आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि ऊप्स का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसमें यानी ऊप्स की मदद से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो तो आपके माइंड में जो मेन हाईलाइट पॉइंट दौड़ेंगे ना, वो रहेंगे ऑब्जेक्ट और क्लास। इन दोनों को ध्यान में रखकर फिर उस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा। अब मैं आपको यहां पर मैंने दूसरा जो पॉइंट है वो बताया है कि ऊप्स प्रोग्राम क्या है। तो देखिए ऊप्स प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट का समूह है। कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऊप्स, ठीक है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मिला के हम ऊप्स का निर्माण करते हैं, या ऊप्स जो होती है वो बनती है। अब देखिए ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, तो ये एक जो है ऊप्स के अंदर मिलेंगे, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेट किसकी मदद से करेंगे? तो कम्युनिकेट करने के लिए ये मैसेज की हेल्प लेंगे, और इसी मैसेज को जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ले जाया जाता है, तीसरे पर ले जाया जाता है, तो ये आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं मैसेज, तो उस मेथड को हम मैसेज पासिंग के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे साथियों। अब मैं आपके सामने जो है इसके बारे में और पॉइंट बताना चाहूंगा। तो यहां पर देखिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं वो देखिए यहां पर ये इतनी ज्यादा जो है ऊप्स जो है आपका, ये इतना ज्यादा जो है फेमस क्यों है, या ऊप्स प्रोग्रामिंग जो है वो ज्यादा प्रचलित क्यों है? तो इसका रीजन देखिए, सबसे पहला कि ऊप्स जो होता है वो आपको GUI इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है ना। GUI इंटरफेस प्रदान करता है, मतलब आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड बन सके, ऐसा भी ये जो है फीचर आपको उपलब्ध करवाता है। फिर दूसरा देखिए इसके अंदर रीयूजेबिलिटी, ठीक है ना, रीयूजेबिलिटी की भी फीचर आपको देता है। मतलब अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट कंटेंट तैयार कर लिया तो उसको आप वापस भी रीयूज कर सकते हैं। ये आगे आने वाली जो प्रोग्रामिंग के जो अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें आप समझ जाएंगे कि रीयूजेबिलिटी कैसे यूज हो रही है, ठीक है ना। और एक और भी जैसे इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करें यहां पर, तो यहां पर आप बता सकते हैं बेटर रेस्पॉन्स, ठीक है ना। बेटर रेस्पॉन्स इन द सेंस कि आप जो भी इससे सॉफ्टवेयर बनाएंगे ऊप्स का प्रयोग करके वो बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स देने वाले होंगे, यानी उनका जो काम करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उनसे वो बहुत ही शानदार होगा, ठीक है ना। तो ये था। अब ऊप्स का अगर आपको एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाए तो कुछ एग्जाम्पल भी हैं। देखिए भाई ऊप्स के कुछ एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले जाए तो आप बता सकते हैं कौन कौन सी ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण। तो यहां पर देखिए C++ हो गया, आपके C हैश जिसको आप शार्प भी बोलते हैं, C शार्प। फिर देखिए आप जावा हो गया, PHP हो गया, पर्ल हो गए। ये सारी की सारी जो लैंग्वेज हैं वे ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हुई अपने सॉफ्टवेयर या उस पेज को जो है डेवलप करती है। तो साथियों ये जो है मेन फंडा था आपके ऊप्स से संबंधित, ठीक है ना। अब हम आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
अभी देखिए आप यहां पर हम जो इस टॉपिक को देखने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होते हैं, अब इस टॉपिक को लेने का रीजन भी बता देता हूं। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि एक उप्स प्रोग्रामिंग के अंदर आप जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं उसका, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि हम उस सॉफ्टवेयर का निर्माण जो करेंगे उसमें हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रयोग जरूर करेंगे, यानी इन दोनों को ध्यान में रखकर फिर सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है उप्स के अंदर। अब देखिए यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। बेसिक लैंग्वेज के अंदर आपको बोल दिया जाए कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो एक सिंपल सी भाषा में अगर हम समझना चाहें तो आपके चारों ओर जो भी वस्तु है, ठीक है ना, आपके चारों ओर जो भी थिंग्स वस्तु है वे ऑब्जेक्ट हैं। मान लीजिए मेरे सामने कंप्यूटर पड़ा है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टेबल है, कोई पक्षी उड़ रहा है, ठीक है ना, कोई पेड़ है, टेबल है, ये लाइट्स है, कैमरा है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। मतलब अपन के चारों तरफ जो भी वस्तु है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को जो है यहां पर मैंने इसमें इंडिकेट किया था उप्स के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहां पर बार बार आपके सामने एक पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आपके माइंड में भी आता होगा कि सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट क्यों किया जाता है भाई। एक जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसको क्यों बनाया जाता है, उसका कोई एक मेन पर्पस तो होगा ना। तो उसमें उसका मेन पर्पस होता है, सॉफ्टवेयर को किस लिए बनाया जाता है, जो रियल वर्ल्ड होते हैं, ठीक है ना, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने हेतु जो है एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, आपके चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं वे ऑब्जेक्ट कहलाएगी। और सॉफ्टवेयर के लिए मैं बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूं, तो सॉफ्टवेयर का निर्माण ही क्यों कर रहे हैं हम, जो रियल वर्ल्ड की आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट को जो है इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सॉफ्टवेयर का निर्माण और ये दोनों आपको समझ में आ चुके होंगे। अब देखिए मैं जब यहां पर रियल वर्ल्ड का यहां पर मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तो भाई रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट भी उसमें यूज करने पड़ेंगे मेरे को। तो उस रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट इसमें यूज करने के लिए, या उस रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट या उसके मॉडल को सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट के बारे में तो बता दिया कि जो चारों तरफ जो वस्तु है उसका जो है उसे हम जो ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब अगर उन वस्तुओं का प्रयोग यानी उसको रिप्रेजेंट करना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है ना, उनको रिप्रेजेंट करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर ये चीज होता है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट से संबंधित और इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक ऑब्जेक्ट की दो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मान के चलना है और उसको याद भी रखना है। एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है। फर्स्ट होता है आपके स्टेट, देन सेकेंड होता है आपका बिहेवियर, ठीक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करेंगे अगर, तो उसके साथ आपको जो है दो जो महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट और बिहेवियर क्या होता है, ध्यान रखिए। यहां पर स्टेट एंड बिहेवियर से संबंधित मैं पॉइंट आपको समझाना चाहूंगा। स्टेट क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है, ठीक है ना। स्टेट और बिहेवियर क्या है, देखिए यहां पर समझिए आप, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, स्टेट को हम बेसिकली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज मानते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में अपन को मदद करती है, वो होता है आपके स्टेट। देन यहां पर बिहेवियर मैंने लिखा है, तो बिहेवियर क्या करता है, बिहेवियर आपको जो है उस ऑब्जेक्ट का करंट एक्शन बताता है आपको बिहेवियर, मतलब वो ऑब्जेक्ट अभी क्या कर रहा है, ठीक है। आपको मैंने यहां पर ये दोनों के दोनों पॉइंट बता दिया। उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, वो
क्या कर सकता है। तो ये बिहेवियर के अंदर इंडिकेट होते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा जिससे आप दोनों स्टेट आसानी से समझ जाएंगे। मैं एक ह्यूमन जो है बेस जो है किसी भी सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहा हूं या एक प्रोग्राम का निर्माण कर रहा हूं, तो मैं उसमें स्टेट कौन सी रखूंगा और बिहेवियर कौन से रखूंगा। ध्यान रखिए यहां पर स्टेट और बिहेवियर कौन कौन से होंगे। तो देखिए एक ह्यूमन को हम जो है मॉडल समझ के अपन को उसको रिप्रेजेंट करना है प्रोग्राम के थ्रू। जो देखिए यहां पर उसका जो नेम होगा स्टेट के अंदर आएगा, उसका एज, उसका जेंडर और उसका कलर। ये प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली जिससे आप उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में या उसको आइडेंटिफाई करने में आप जो है आपकी मदद करता है। और बिहेवियर क्या होता है, जैसे एक कोई भी ह्यूमन जो होगा उसकी बिहेवियर कौन कौन सा होता है, वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। वैसे बहुत सारा होता है लेकिन एक आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरण मैं यहां पर रख रहा हूं कि एक ह्यूमन के बेस पर अगर आपको स्टेट और बिहेवियर समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप इन दोनों की मदद से आप समझ सकते हैं। स्टेट होता है जो वो किसी ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में अपन को मदद करता है, स्टेट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है आपकी स्टेट। और एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या होता है, उसका कि मतलब वो किस प्रकार से एक्शन कर रहा है। जैसे हम ह्यूमन हैं तो हमारा क्या होता है, किसी से बातचीत करना, खाना पीना, दौड़ना, ठीक है ना, बैठना, ये सारे के सारे हमारे क्या है, बिहेवियर है। हम किस प्रकार से उसके साथ एक्शन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट होते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट से संबंधित। तो यहां पर ये दोनों समझ में आ चुके होंगे आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी भाई लाइक भी करते रहिए साथ में। तो देखिए यहां पर आपके सामने मैंने जो है ऑब्जेक्ट से संबंधित ये सारी भी बातें तो रख दी है। अब एक सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इस ऑब्जेक्ट को हम सॉफ्टवेयर में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो यहां पर देखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपका जो स्टेट है, ये वाला जो स्टेट है, ठीक है ना, इस स्टेट को, ठीक है ना, इस स्टेट को अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रोग्रामिंग टर्म में इसको कहेंगे वेरिएबल, ठीक है, इसको कहेंगे हम वेरिएबल। किसी भी प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट के स्टेट को, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के, यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, ऑब्जेक्ट के स्टेट को, ऑब्जेक्ट के स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑब्जेक्ट के स्टेट को रिप्रेजेंट करना किसका काम है, वेरिएबल का काम है। ये प्रोग्रामिंग टर्म में इसको हम वेरिएबल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किसको करेगा ये, ऑब्जेक्ट के स्टेट को। ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। यानी आप ऑब्जेक्ट का स्टेट बोलो या उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बोलो, दोनों सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अब इस स्टेट को अगर आपको बताना है किसमें, सॉफ्टवेयर में, तो वहां पर आप वेरिएबल का यूज करेंगे। आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग कभी कभार देखी होगी या कहीं पर की होगी तो वहां पर वेरिएबल वर्ड सुना होगा। तो वो क्या होता है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है। इसी के साथ मैं यहां पर बिहेवियर का भी बता देता हूं। जो बिहेवियर होता है इसको आप किस प्रकार से उसके अंदर जो है डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर, किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को जो है हम फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन या मेथड, फंक्शन या मेथड का प्रयोग करके जो है हम अपने ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी, ऑब्जेक्ट और बिहेवियर क्या होते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए आपके स्टेट और बिहेवियर क्या होते हैं, सॉरी, तो स्टेट का आपको बता दिया। अगर आपको स्टेट इंप्लीमेंट करनी है, यानी आपकी स्टेट या प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर में आपको जोड़ना है तो उसको आप वेरिएबल के थ्रू जोड़ेंगे। इसके साथ अगर आपका बिहेवियर जो होता है उसका, ठीक है ना, उसका बिहेवियर यानी उसका एक्शन अगर आप वहां पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फंक्शन या मेथड का प्रयोग करेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर प्रोग्रामिंग टर्म में देखा जाए तो इन्हीं, ठीक है ना, अगर प्रोग्रामिंग टर्म में देखा जाए तो वेरिएबल
और उससे संबंधित वेरिएबल और उससे संबंधित फंक्शन, वेरिएबल और उससे संबंधित फंक्शन के समूह को प्रोग्रामिंग टर्म में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो ये वेरिएबल होता है और फंक्शन जो होते हैं, फंक्शन बोलो या मेथड दोनों सेम है, तो इन्हीं वेरिएबल और फंक्शन के जो समूह होता है, इन दोनों का समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग टर्म में भी। तो यहाँ पर आपको यहाँ से लाके यहाँ तक का मैंने एक पॉइंट जो है आपको इसलिए लास्ट में बताया ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए या ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आपको उसकी दो स्टेट समझने, दो जो है कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। एक तो होता है आपका स्टेट और एक बिहेवियर। स्टेट को आपको मैंने बता दिया, एक ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम स्टेट बोलते हैं, और बिहेवियर क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या एक्शन हो रहा है करंट टाइम में, तो वो किसके थ्रू बताया जाता है, वो बिहेवियर के थ्रू बताया जाता है। यहां पर आपको मैंने बताया था एग्जांपल देकर भी, एक ह्यूमन का स्टेट क्या हो सकता है और उसकी प्रॉपर्टीज उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, तो दोनों को दोनों आपको समझाया था। अब अगर उसके साथ अगर आपको मैं बोल दूं कि उसको आप सॉफ्टवेयर में कैसे यूज करेंगे भाई, उसको कैसे जोड़ेंगे, तो आप बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट या उसकी प्रॉपर्टीज को हमें शो करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करेंगे। और अगर उसके बिहेवियर को आपको अगर सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आप जो है फंक्शन या मेथड का प्रयोग करेंगे। और इन्हीं फंक्शंस और इन्हीं वेरिएबल और उससे संबंधित जो आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल और उससे संबंधित फंक्शंस के समूह को हम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहते हैं प्रोग्रामिंग टर्म में। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका होगा साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम क्लास क्या होता है। ठीक है, क्लास क्या होता है, अब उसके बारे में यहाँ पर हम समझते हैं। तो देखिए क्लास के बारे में देखिएगा भाई, ऑब्जेक्ट हो गया अपना क्लियर। अब क्लास को देखिएगा, क्लास क्या होता है। क्लास किसी ऑब्जेक्ट, क्लास किसी ऑब्जेक्ट के क्लास किसी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर और प्रोटोटाइप को डिफाइन करता है। ठीक है, डिफाइन करता है। अब आपको पूछ ले जाए कि भाई क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में तो आपने बता दिया है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर, उसका जो ढांचा है उसको, या फिर उसके प्रोटोटाइप जिसको आप हिंदी में मूल रूप या उसका जो फिक्स, उसका जो मुख्य जो रूप होता है वो बोलते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है या उसका जो मूल रूप होता है उसको शो करने के लिए आप क्लास का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। क्लास क्या क्या डिफाइन कर सकता है, तो यहां पर देखिए क्लास जो होता है, ये तो फर्स्ट पॉइंट आपको बता दिया मैंने। क्लास जो होता है वो आपके एट्रीब्यूट, ठीक है ना, क्लास एट्रीब्यूट सेट जिसको आप स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसको भी डिफाइन करता है। एट्रीब्यूट सेट को डिफाइन करता है भाई, कौन करता है, क्लास करता है भाई। अब स्टेट की बात आती है तो आप यहां पर समझ जाइएगा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करता है, क्लास करता है। क्योंकि हमने बोल दिया था परिभाषा में कि एक ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर या उसके प्रोटोटाइप को डिफाइन करने का काम क्लास करता है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट से संबंधित कार्य भी ये करेगा। तो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या उस एट्रीब्यूट सेट, देखिए दोनों सेम है, एट्रीब्यूट सेट बोलिए या फिर स्टेट बोलिए, तो एक एट्रीब्यूट सेट या फिर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने का काम कौन करता है, क्लास करता है। और इसको रिप्रेजेंट किसके थ्रू किया जाता है, जिसे वेरिएबल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पॉइंट सभी आगे से आगे जुड़ रखे हैं कड़ियां, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। एक एट्रीब्यूट के सेट को डिफाइन करने का काम कौन करता है, क्लास। एट्रीब्यूट सेट मींस आपका सेट यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, और इसको जो है रिप्रेजेंट किसके थ्रू किया जाता है, वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देखिए यहां पर
अब देखिए आपने उस एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट सेट या फिर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज कर लिया। अब देखिए उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के देखो यहां पर आपका क्लास तो हो गया कि ये डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर जिसको आप फंक्शन या मेथड भी कहते हैं, फंक्शन या मेथड भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है जिसको आप फंक्शन या मेथड भी कहते हैं, उसको भी जो है डिफाइन करने का काम कौन करता है? क्लास करता है, ठीक है ना, क्लास जो है इस कार्य को करता है। तो यहां तक आपको जो है क्लास का पॉइंट याद रखना है। आगे हम जो है और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट को लाने से पहले आपके सामने जो है इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको आप एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब मेरा ये कहने का है कि आपको इन दोनों टर्म्स को अब फिक्स जो है याद कर लेना, अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है। ये सब सिमिलर है। मतलब मैं अगर स्टेट की बात करता हूं तो स्टेट का मतलब वेरिएबल भी होता है, एट्रीब्यूट होता है, प्रॉपर्टीज भी होता है और डाटा भी होता है, ठीक है ना। चाहे प्रॉपर्टी कहो, चाहे डाटा कहो, चाहे एट्रीब्यूट कहो, चाहे वेरिएबल कहो, चाहे स्टेट कहो, ये सारे के सारे सेम होते हैं। देन यहाँ पर एक देखिए बिहेवियर आ रहा है, तो बिहेवियर को फंक्शन भी कहते हैं या मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। मेथड कहो या फंक्शन कहो, वो आपकी जो है बिहेवियर ही है। और ये दोनों की दोनों टर्मिनोलॉजी कहाँ पर यूज होती है? आपके एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पर अपना क्लास और ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट था वो क्लियर हो चुका है। अब आपके सामने में जो है यहाँ पर मैसेज और इंटरफेस का जो नया टॉपिक है वो यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इनको हटा नहीं रहा हूँ, उसका कुछ एक रीजन है, अभी आपको यहाँ पर पता चलेगा। अभी पहले हम जो है इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं मैसेज एंड इंटरफेस के बारे में। ये दोनों क्या होते हैं भाई? मैसेज एंड इंटरफेस। तो देखिए एक जनरल सी भाषा के अंदर अगर हम देखें तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने अभी आपको यहां पर बताया कि स्टेट एंड बिहेवियर होता है, मीन्स उसके अंदर वेरिएबल और फंक्शंस होते हैं। मैं अभी यहां पर जो प्रोग्रामिंग टर्म्स के हिसाब से बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर आपको इन दोनों को हाईलाइट करके दिखा देता हूं कि अभी मैं जो है इनको यहां पर बेस मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल एंड आपके जो है फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल और फंक्शंस होते हैं। वेरिएबल जो है आपकी उसकी प्रॉपर्टीज को भी शो करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर देखिए आपको एक छोटी सी यहां पर जो है डेफिनेशन देना चाहूंगा। किसी ऑब्जेक्ट से कोई ऑपरेशन, किसी ऑब्जेक्ट से कोई ऑपरेशन। अब यहां पर देखिए ऑपरेशन जो है इसको यहां पर एक और नाम दिया जा सकता है, वो है आपका फंक्शन, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर इसको हाईलाइट किया था। अब इसका एक और नया यहां पर नाम जुड़ चुका है, वो है आपका ऑपरेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए किसी ऑब्जेक्ट से कोई ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट से कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराने हेतु रिक्वेस्ट सेंड करना, रिक्वेस्ट सेंड करना क्या कहलाता है? आपके मैसेज कहलाता है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट सेंड करना मैसेज कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है और जितना इजी वे में हो सका है मैंने आपको बताया है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर देखिए मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। मेरे पास यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं भाई, देखिए यहां पर ये है मेरा पास ऑब्जेक्ट ए और ये है आपका ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए है यहां पर हमारा ये वाला और ऑब्जेक्ट बी है आपका ये वाला, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि भाई मैं इसको एक मैसेज सेंड कर रहा हूं,
ठीक है ना, एक मैसेज सेंड कर रहा हूं। यहां पर मैं इसको एक जो है चित्र के थ्रू आपको दिखाता हूं। एक दो ऑब्जेक्ट हैं अपने पास, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट जो है वो है आपका सेंडर ऑब्जेक्ट, जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ठीक है ना, सेंडर ऑब्जेक्ट, और ये है आपका रिसीवर ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, जिसमें एक सेंडर ऑब्जेक्ट जो है रिसीवर ऑब्जेक्ट को एक जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपके अंदर, ठीक है ना। यहां पर देखिए मैं आपको इस पिक्चर को अगर आप आसानी से समझोगे तो आप यहां पर समझ जाओगे कि ये क्या है। तो देखिए यहां पर ये छोटे छोटे जैसे मान लेते हैं कि ये हैं सारे के सारे आपके बिहेवियर या फिर मैसेज, सॉरी फंक्शन या मेथड, कुछ भी मान लीजिए। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई बी वाला जो है ऑब्जेक्ट, इसको ये बोल रहा है कि तेरे पास जो भी ऑपरेशंस है या तेरे पास जो भी फंक्शंस है उसको तू एग्जीक्यूट कर, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे हम, मैसेज कहेंगे। भाई आप कोई भी दो मित्र हैं, ठीक है ना, मेरे को जो है दूसरे व्यक्ति से या दूसरे यूजर से कोई काम करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको रिक्वेस्ट सेंड करूंगा कि भाई मेरे को ये काम करके दे या इसका रिजल्ट निकाल के दे। तो वो क्या करेगा, मेरी जो भी मैंने रिक्वेस्ट की उसको मानेगा और उसके ऊपर कार्य करेगा। तो जो मैं रिक्वेस्ट उसको सेंड कर रहा हूं, यहां पर देखिए इसलिए मैंने आपके सामने लिखा है, किसी ऑब्जेक्ट से, कोई ऑब्जेक्ट है उससे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसी रिक्वेस्ट को हम जो है मैसेज कहते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ एक और पॉइंट देख लीजिए, ये जो मैसेज हम करेंगे, ठीक है ना, ये जो मैसेज हम करेंगे ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी को, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी को जब मैसेज किया जाएगा, ठीक है ना, तो देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट, अब ए ऑब्जेक्ट जो है वो बी ऑब्जेक्ट को मैसेज क्यों कर रहा है, कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है ना। तो ये मैंने जो है यहां पर आपको इस पिक्चर के थ्रू यहां पर बता दिया कि भाई ये इसको जो है परफॉर्म करवा रहा है ऑपरेशन को। अब ऑपरेशन परफॉर्म का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, मैंने यहां पर आपको लिख दिया है वैसे, लेकिन यहां पर देखिए ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाने का जो मैं बता रहा हूं ऑप्शन, देखिए यहां पर ये समझिएगा कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाने का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। क्या है, फंक्शन एग्जीक्यूशन या फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। मतलब इसके पास जितने भी फंक्शन है, छोटे छोटे जो फंक्शन क्रिएट किए गए हैं उनको या ऑपरेशंस को जो है एग्जीक्यूट करना, वो आपके होता है मैसेज, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये इसने मैसेज किया ए ने बी को कि भाई आपके पास जो भी फंक्शंस है छोटे छोटे उसको एग्जीक्यूट करो, या उसको रिक्वेस्ट की, उसको तो मैसेज बोल दिया। इस पूरी प्रक्रिया को हम जो है यहां पर एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है आपका मैसेज पासिंग, ठीक है, मैसेज पासिंग के नाम से जानते हैं हम इस प्रक्रिया को, ठीक है ना। जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं मैसेज, ठीक है ना। ऑपरेशन परफॉर्म का मतलब मैंने आपको बता दिया कि उनके पास जो भी फंक्शंस है उसको एग्जीक्यूट करना, रन करना, ठीक है। और इस पूरी जो प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम जो है मैसेज पासिंग के नाम से जानते हैं। तो दैट इज द मेन जो है पॉइंट आपका मैसेज एंड इंटरफेस, ठीक है ना। अब हम इंटरफेस के बारे में भी जान लेते हैं कि भाई इंटरफेस क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये आपका मैसेज का जो है पॉइंट हो चुका है। अब देखिए मैं यहां पर आपको जो है इंटरफेस के बारे में भी बता देता हूं। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। इंटरफेस क्या होते हैं भाई, जब ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट को मैसेज किया कि भाई मेरे को जो है इसका रिजल्ट निकाल के दो या इसको एग्जीक्यूट करो, तो जो मैसेज भेजा गया है, ठीक है ना, देखिए यहां पर ये जो है मैसेज भेजा गया है इसको, ठीक है ना, ये मैसेज यहां से यहां तक आया है। तो देखिए भाई ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को आप कि ये मैसेज एक ए से लेकर बी के बीच गया है, तो वो एक्चुअल मैसेज का जो लेयर होता है, ठीक है ना। अब मैसेज के अंदर तो आपको पता है बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन होते हैं, ठीक है ना। आपने वेब ब्राउजर का पॉइंट पढ़ा होगा। वेब ब्राउजर यूज क्यों हो रहा है भाई, वेब ब्राउजर जो है
आपके जो इंटरनेट से जो डाटा होता है उसको एक्सेस करता है और यूजर के अनुसार उसको पढ़ने लायक बनाता है, फिर यूजर के सामने पेश करता है। तो जो डाटा आगे से आ रहा है अगर वो डायरेक्टली आपके सामने आए ना तो आप पढ़ने लायक जो है वो आप पढ़ नहीं सकते उस डाटा, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है ना। जिसको प्रोग्रामिंग आएगी वही समझ पाएगा। तो वही यहां पर मैं सिस्टम आपके सामने रख रहा हूं कि जब कोई ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट को मैसेज करता है तो वो ऐसे फॉर्म में होता है जिसको कोई जो है पढ़ नहीं सकता है। तो उसको पढ़ने लायक जो है रूप में प्रदर्शित करता है वो होता है आपका इंटरफेस, ठीक है ना। एक्चुअल मैसेज का देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्चुअल मैसेज का लेयर, ठीक है ना। आउट लेयर जो होता है, एक्चुअल मैसेज का जो लेयर होता है वो होता है आपका क्या, इंटरफेस, जो आपके सामने ये दिखाता है कि भाई ये मैसेज ये कहना चाहता है या ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता है। तो यहां पर ये पॉइंट आपके क्लियर हो चुका है इंटरफेस का, ठीक है ना। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एक बार आप सभी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये पॉइंट आपको बहुत ही इजी वे से समझ में आ चुके होंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम जो है ओप्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को जानने वाले हैं। ओप्स के बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे कौन कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्शन, देन दूसरा है आपके एनकैप्सुलेशन, तीसरा है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, और चौथा है आपके इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये चारों जो है अब हम कंटिन्यूअसली इनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहला जो है डिस्कस करना चाहूंगा वो है देखिए आपके एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब हम जो है एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, ठीक है ना। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन 100% पूछेंगे, इसलिए ध्यान से समझ के आगे बढ़िएगा इनको। तो देखिए एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि यूजर के सामने, ठीक है ना, यूजर के सामने सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसी को शो करना, अननेसेसरी जो भी डिटेल्स है उसको हाइड कर देना, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर पहले, यहां बढ़ने से पहले ये इनको देखिए, इन चारों में से अगर एक भी प्रिंसिपल को किसी भी प्रोग्राम में फॉलो नहीं किया जाता है तो उसका मतलब है कि वो जो है ओप्स के अंडर काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ओप्स के अंदर अगर आपको काम करना है, ओप्स के थ्रू आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि इन चारों प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां पर एब्स्ट्रैक्शन पहला जो हमने यहां पर लिया है, तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ये एक बेस कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का, ठीक है ना। ये एक बेस कॉन्सेप्ट या फिर इसको की कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है ना। इसको की कॉन्सेप्ट या बेस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अगर ये फॉलो नहीं होगा तो ये, अगर ये उसके अंदर काम नहीं करेगा, एब्स्ट्रैक्शन को यूज ही नहीं लिया आपने, तो इसका मतलब है कि वो किसी अन्य प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपको पता होता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज होती है, मैसेज फंक्शंस होते हैं, तो उन सभी को मिलाकर तो एक ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो एक एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो एक बेस कॉन्सेप्ट या की कॉन्सेप्ट होता है। इसको मैं बहुत ही नॉर्मल जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। देखिए पहले यहां पर ये देखिए, मैं इसका डेफिनेशन आपको दिखाता हूं कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। यूजर को किसी वस्तु से संबंधित, यूजर को किसी वस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिखाना और अनावश्यक जानकारी, जिसको आप अननेसेसरी डिटेल्स भी बोलते हैं, अनावश्यक जानकारी को छुपाना, ठीक है ना। इसे हम जो है एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। यूजर के सामने सिर्फ वही जानकारी रखो जो उस यूजर को या उस यूजर से संबंधित है या उस यूजर को जानना चाहिए,
ठीक है ना। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, देखिए सबसे शानदार एग्जांपल रखते हैं आपके सामने। आप मोबाइल यूजर है, आपके सामने मोबाइल चल रहा है, कितना नीट एंड क्लीन आपके सामने इंटरफेस आ रहा है। किसकी मदद से आ रहा है? एब्स्ट्रैक्शन की मदद से। कैसे? आपके मोबाइल के अंदर अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, ऑल एप्स पे क्लिक करेंगे ना, तो इतने सारे एप्स हैं जिनको आप गिन ही नहीं सकते। ठीक है ना। बहुत सारी सेटिंग्स के एप्लीकेशन है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स है जो अभी भी रन होते हैं आपके मोबाइल में, लेकिन वो आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखते क्योंकि उनका आपसे कोई रिलेशन ही नहीं, ना आपको उनको जानने से कोई मतलब है। ठीक है ना। ये जो है प्रोग्रामर के लिए काम की चीजें हैं। तो आपके सामने देखिए वो बेकार की चीजें सारी की सारी जो अननेसेसरी डिटेल्स थी वो आपके सामने नहीं आ रही है। रीजन क्या है कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। ठीक है ना। तो इसकी मदद से हम जो है जो जरूरी चीजें है वो आपके सामने रख सकते हैं, यूजर के सामने रख सकते हैं, और जो डिटेल्स कोई मतलब ही नहीं है उसको हम जो है हाइड कर सकते हैं। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। और एग्जांपल लें तो देखिए आपके सामने, आपने कभी मैंगो जूस पिया होगा, तो आप वहां पर जाते हैं तो वो क्या करता है, उसके अंदर जो मैंगो होता है उसको उस मशीन के अंदर डालता है। ठीक है ना। फिर बटन प्रेस करता है तो उसका जो है मिक्सअप होके जो है आपके सामने जूस आ जाता है। आप ये थोड़ी देखते हैं, वहां पर जाते हैं कि भाई मेरे को बता ये बना कैसे है, अंदर क्या है, कहां पे कौन सा वायर लगा हुआ है, ये आगे से आगे कैसे जुड़ता है, इसके नीचे कौन सी वो परत है, वो कैसे बना है, इसके अंदर कौन कौन सी सामग्री डाली, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। अपन को मतलब होता है जूस से, जो अपन को उस ग्लास में डाल के दे दिया होता है, वो होता है अपन के लिए एब्स्ट्रैक्शन। तो ये होता है बेसिकली आपका एक एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक। अब हम इसके बाद में जानते हैं एनकैप्सुलेशन के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। तो अब देखिए साथियों, हम जो दूसरा टर्म है, जो दूसरा प्रिंसिपल है, वो है आपका एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? तो यहां पर अब अभी जो है हम एनकैप्सुलेशन, ठीक है ना, ये दूसरा वाला है आपका एनकैप्सुलेशन क्या होता है। इसके साथ एक और टर्म आएगी, ठीक है ना, एनकैप्सुलेशन, और यहां पर एक दूसरी और एक टर्म आएगी जिसका नाम है आपका इंफॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था। एनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इन दोनों के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों, ठीक है ना। तो आपको याद रखने हैं इन सभी के टर्म्स वगैरह। तो अब देखिए एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब तो आपको हो गया पता कि यूजर के सामने सिर्फ वही जानकारी रखो जो उससे संबंधित है या उसको जानने लायक है। जो जानकारी उसके काम की नहीं है वो आप उसके सामने मत रखो, नहीं तो वो यूजर जो है आपके सॉफ्टवेयर को जो है पसंद नहीं करेगा, वो उसको खरीदना नहीं चाहेगा। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ती है। अब देखिए एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, देखिए पहले आपको मैं यहां लेने से मतलब बताना, इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट जो होता है इसके अंदर दो चीजें होती है, शुरू से हम पढ़ते आए हैं। कौन कौन सी? एक होता है आपका वेरिएबल, या जिसको हम डाटा भी कह सकते हैं, ठीक है, या जिसको हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती थी आपको। एक दूसरा था आपके मेथड या फंक्शन, ठीक है। तो इस चीज को आप शुरू से पढ़ते आए हैं तो ध्यान रखिएगा इनको। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये चीजें होती है, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहां पर इससे एक परिभाषा जो आपके सामने लिख रहा हूं वो आपके एनकैप्सुलेशन की परिभाषा हो गई। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डाटा व मेथड, ठीक है ना। डाटा व मेथड या फंक्शन कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, आप वेरिएबल बोल सकते हैं। डाटा व मेथड को एक यूनिट में बांधना, एक यूनिट में बांधना, ठीक है ना। डाटा व मेथड को एक यूनिट में बांधना आपके क्या कहलाता है? एनकैप्सुलेशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक यूनिट है जिसके अंदर देखिए मैं यहां पर आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूं, ठीक है ना। जैसे यहां पर ये इसका एग्जांपल बना लेते हैं हम, इसका एग्जांपल यहां पर समझ लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ये जो रियल एग्जिस्टेंट है हो गया अपना क्लास। अब देखिए यहाँ पर मैं एक जो क्लास बनाऊंगा तो उसके अंदर देखिए ये नॉर्मल सी बात है कि भाई आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। किस किस का कॉम्बिनेशन मिलेगा भाई? तो इसके अंदर आपको जो है डाटा एंड मेथड का कॉम्बिनेशन मिलेगा। डाटा हो गया और ये हो गया आपके मेथड, ठीक है। डाटा और मेथड को एक यूनिट में बांधना आपका क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस कहलाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है भाई? ध्यान रखिएगा, इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब आपको समझ में आ चुका है, डाटा व मेथड को एक यूनिट में बांधना। अब बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग के बारे में। तो देखिए इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होता है। अब इनको एक
रूप में बांध दिया, एक यूनिट में बांध लिया, तो आपको अब इसको जो बाहर जो यूजर होगा उससे या आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड जो होता है उससे आपको इसको हाइड करके रखना पड़ेगा। तो यहां पर परिभाषा आपके सामने लिख रहा हूं मैं कि डाटा व मेथड को आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड करना क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहलाएगा। इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहलाता है, ठीक है ना। डाटा और मेथड को एक यूनिट में बांधना एनकैप्सुलेशन हो गया, लेकिन उस डाटा और मेथड को आपको जो है आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना, यानी बाहर का जो यूजर है वो उसको नहीं देख पाए, आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड इसका प्रोग्रामिंग का जो वर्ल्ड है, तो आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड जो यूजर है वो एक्सेस नहीं कर पाए इसको या देख नहीं पाए, तो वो आपके होता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। मतलब सिंपल सा है भाई, इंफॉर्मेशन हाइडिंग यानी सूचना को छुपा के रखना, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग हो गया। अब देखिए कई दफा ऐसा भी हो जाता है कि अपन को डाटा और मेथड को एक्सेस करने की भी जरूरत पड़ जाती है, तो एनकैप्सुलेशन के थ्रू तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके पास और कौन सा रास्ता रहेगा? तो ध्यान रखिएगा कि एक ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, डाटा और मेथड को एक्सेस करना, ठीक है ना, किसके थ्रू होता है? देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, डाटा व मेथड को एक्सेस करना किसके थ्रू होगा ये काम? तो ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं दो फंक्शन, पहला फंक्शन है आपका गेटर, दूसरा होता है सेटर। गेटर से क्या किया जाता है? उसको प्राप्त किया जाता है, और सेटर से क्या किया जाता है? उसके अंदर अपडेशन किया जाता है, ठीक है ना, या उसके अंदर कोई वैल्यू सेट की जाती है, इनिशियलाइज किया जाता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट से डाटा या मेथड को एक्सेस करने के लिए आपको गेटर और सेटर फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। गेटर आपको उस डाटा को एक्सेस करने में मदद करेगा, और सेटर जो होगा वो उस वैल्यू को एक्सेस करने के बाद उसमें कुछ अपडेशन या उसके अंदर कुछ इनिशियलाइजेशन करने के अंदर काम आएगा, सेट गेट, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई। आप ध्यान रखिएगा कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग का हमने डिस्कस किया है, तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग में एक और चीज जो है हेल्पफुल होती है या इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करती है, वो कौन सी है आपकी? एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है इसके अंदर अदा करता है आपके इंफॉर्मेशन हाइडिंग के अंदर। एंड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है भाई, अगर आपको इसके बारे में पूछ लिया जाए तो एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली एक टर्म होता है जो आपको ये दिखाता है कि भाई आप जो डाटा को एक्सेस कर रहे हो तो उसके ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा, तो ये होता है एक्सेस मॉडिफायर के अंदर। तो यहाँ पर अपना जो है डाटा यहाँ पर जो है आपका ऊप्स का सेकंड यानी एनकैप्सुलेशन जो है प्रिंसिपल वो क्लियर हो चुका है। अब हम जानते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अब हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है तीसरा प्रिंसिपल आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का हिंदी का अर्थ अगर आपको देखा जाए तो उसका अर्थ होता है बहुरूपण, ठीक है ना, जिसको आप बहरूपिया भी कहते हैं। अब इसको समझिएगा ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है यहाँ पर। तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके अंदर एक ही चीज को, ठीक है ना, एक चीज को अलग अलग रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। एक ही चीज को अलग अलग रूप में प्रदर्शित करना आपका क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ये अपना रियल वर्ल्ड का आपको डेफिनेशन बताया है। अब इसको प्रोग्रामिंग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो उसमें क्या होता है, फंक्शन एक फंक्शन को अलग अलग, ठीक है ना, एक ही फंक्शन को, ठीक है ना, एक ही फंक्शन को अलग अलग तरीके से यूज करना या अलग अलग रूप से उसको प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना।
ये होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो आपके होता है 2 टाइप्स का। ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो आपके 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपके स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा होता है आपके डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है इसको हम जो है स्टैटिक बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, और आपका जो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है इसको हम जो है लेट बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, लेट बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। अब दोनों को समझिएगा, स्टैटिक एंड डायनेमिक बाइंडिंग या फिर पॉलीमॉर्फिज्म क्या चेंजेस हैं। तो देखिए स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आपका फंक्शंस तो वही है, ठीक है ना, जैसे ये पेरेंट्स क्लास होगी और ये बेस क्लास होगी। ये टॉपिक आएगा आपके ने यहाँ पर इनहेरिटेंस का, वैसे इसको पहले पढ़ाना था लेकिन बाद में हो गया, कोई बात नहीं। देखिए एक पेरेंट्स क्लास होती है, ठीक है ना, जिसमें मेन डाटा है, और एक बेस क्लास होती है जो, या चाइल्ड क्लास होती है, सॉरी, एक चाइल्ड क्लास होती है जो इसका डाटा जो है एक्सेस करती है। अब देखिए इसके अंदर जो फंक्शन बन रखा है ABC फंक्शन है, मान लिया इसको ये एक्सेस कर रही है यहाँ पर ABC, ठीक है ना। इसका जो यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो डाटा था, जैसे ABC के अंदर डाटा था जिसमें A का मान था, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इसको समझिएगा यहाँ पर स्टैटिक बाइंडिंग को, ठीक है ना। फर्स्ट वाला यहाँ पर वापस बता रहा हूँ। इसके अंदर देखिए एक पेरेंट्स क्लास है और एक है यहाँ पे आपके चाइल्ड क्लास। इसमें क्या है कि ABC फंक्शन है आपके पास, किसमें? पेरेंट्स क्लास में। अब इसको एक्सेस कर रही है चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट्स क्लास का जो ABC फंक्शन था उसमें कुछ डाटा है, भाई मैं बताता हूँ कि A बराबर यहाँ पर रख रखा है 20। अब अगर यहाँ पर ये नीचे आता है और यहाँ पर ये जो है C ये चाहता है कि मैं A बराबर 20 नहीं रखना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, इस ABC के अंदर क्या करेगा, चेंजेस करेगा। तो ये जैसे कर रहा है A बराबर 35, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके, ये होगा स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, यानी जिसमें फंक्शन के जो अंदर जो डाटा होता है, जो उसका डाटा इनिशियलाइज किया हो उसको चेंजेस किया जा रहा है, ठीक है ना, वो होता है आपके स्टैटिकल या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक बाइंडिंग। इसको एक दूसरे रूप में भी जानते हैं, यानी उसका दूसरा नाम भी है, वो कौन सा है वो यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, ये देख लीजिएगा। इसको हम जो है मेथड ओवरराइडिंग के नाम, सॉरी मेथड ओवरलोडिंग, सॉरी, ठीक है। ये जो प्रोसेस था ना कि पेरेंट्स क्लास में जो फंक्शंस था वो फंक्शन हम जो है चाइल्ड क्लास में भी यूज कर रहे हैं, यानी ए क्लास का फंक्शन जो है वो B क्लास में भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी अंदर इनिशियलाइज की वो हमने चेंजेस किए, मतलब चेंजेस तो किया है। तो वो होता है आपके मेथड ओवरलोडिंग, यानी इस मेथड के अंदर जो डाटा है उसको ओवरलोड किया है हमने, चेंजेस किया है। ये होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, या लेट बाइंडिंग किसको कहते हैं, जिसमें ये जो पेरेंट्स क्लास का जो डाटा है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेकंड को बता रहा हूँ, ये जो पेरेंट्स क्लास का जो डाटा है जिसमें ABC फंक्शन है, इसकी कुछ डेफिनेशन थी कि भाई इसको ये वर्क करना है। अब यहाँ पर जब इसको नीचे कॉल किया गया तो इसमें क्या किया गया, तो जो इसकी डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन इस पूरी चेंज कर दी, किसने, चाइल्ड क्लास ने, ठीक है ना। बेस क्लास से जो डाटा, सॉरी पेरेंट्स क्लास से जो डाटा प्राप्त किया था, फंक्शन को हमने कॉल किया था, वो फंक्शन यहाँ पर आया, ठीक है ना। उस फंक्शन की जो वैल्यू थी इनिशियलाइज जो चेंजेस था, वो चेंजेस करने के बजाय हमने उसकी डेफिनेशन ही पूरी चेंज कर दी। यहाँ पर लिखा था कि ABC ये वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पर आया तो ये बता दिया कि ABC ये वर्क करेगा। तो इसमें क्या हुआ कि उस मेथड को पूरा हमने चेंज कर दिया है, उस मेथड की डेफिनेशन थी पूरी वो चेंज कर दी है। तो इसको हम जो है मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं इस चीज को। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ होता है एक ही वस्तु को अलग अलग रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है। बहुरूपीय होता है, जैसे एक ही व्यक्ति होता है अलग अलग रूप धारण करता है और डेली आपके सामने आता है, तो आप उसको बहुरूपीय कहते हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म जो है। अब प्रोग्रामिंग के टर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो एक फंक्शन जो होता है उसको अलग अलग तरीकों से यूज करना, वो होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म 2 प्रकार के हैं, आपको बता दिया, स्टैटिकल पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा डायनेमिक
पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक बाइंडिंग या मेथड ओवरराइडिंग भी कह सकते हैं। क्यों? जो पेरेंट्स क्लास का जो डाटा होता है उसको या जो फंक्शन होता है उसको जब कॉल करते हैं दूसरी क्लास में तो उसके अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज की उसको हम चेंज कर देते थे, वो होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग। और दूसरा यहाँ पर था ये डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म और उसको लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। ओवरराइडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी उस फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है पहले के जो फंक्शन की वो इस पूरे चेंज कर देता था, इसलिए हम इसको मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। चलिए अब हम जो है इनहेरिटेंस के बारे में देख लेते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। तो देखिए अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना लास्ट इनहेरिटेंस। यहाँ पर हम अपन के ऊप्स के जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब इनहेरिटेंस को भाई ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई दफ़ा इन चारों प्रिंसिपल्स में से एग्जाम आ चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए अब इनहेरिटेंस को समझिएगा, इनहेरिटेंस क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि इनहेरिटेंस का अर्थ होता है कि जब एक क्लास के डाटा के जो गुण होते हैं वो दूसरी क्लास के अंदर उनको ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं, एक क्लास के डाटा के गुण दूसरी क्लास में प्राप्त करना या ए से बी में भेजना या ए से बी में प्राप्त करना, कोई भी आप जो है मान सकते हैं। ठीक है, मैं प्राप्त करना आपका क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर क्लास है ए, ठीक है ना, मैं यहाँ पर एक आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूँ और यहाँ पर है बी। ये दो क्लास है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है ना, ए से बी में डाटा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो मेन क्लास होती है इसको हम पेरेंट्स सुपर बेस क्लास कहते हैं। ठीक है ना, जो ए वाली क्लास होगी ना जिसके गुण बी में आ रहे हैं, ना कि बी के ए में भेजे जा रहे हैं। पेरेंट्स क्लास जो कि हमेशा उसी से डाटा प्राप्त किया जा रहा है ना, तो ए जो है उसको हम, ये जो ऊपर वाली क्लास है उसको पेरेंट्स सुपर या बेस क्लास कहते हैं, और बी जो क्लास है उसको हम चाइल्ड या डिराइव्ड, यानी डाटा को जिसने डिराइव्ड किया है डिराइव्ड क्लास कहते हैं। दो पॉइंट हो गए यहाँ पर। इनहेरिटेंस क्या होता है? जब एक क्लास के गुण दूसरी क्लास में ट्रांसफर किए जाते हैं या उसको एक्सेस किया जाता है तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और ए जो यानी जो जिस क्लास के गुण प्राप्त किए जा रहे हैं, जिस क्लास के गुण प्राप्त किए जा रहे हैं वो क्लास हमारे लिए पेरेंट्स सुपर या बेस क्लास होगी, और जिस क्लास के अंदर उन गुणों को ट्रांसफर किया गया या प्राप्त किया गया है वो आपके चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास होगी। ठीक है, अब मैं आपके सामने बेसिकली जो है इनहेरिटेंस के टाइप्स बता रहा हूं, उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए कुछ डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इनहेरिटेंस के कितने टाइप होता है। पहला देखिए आप सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, सभी के नाम लिख रहा हूं पहले मैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया, दूसरा हो गया आपके मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीसरा है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। चेंजेज है भाई इनके अंदर, ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। चौथा हो गया आपके हायरार्किकल इनहेरिटेंस। पांचवा हो गया आपके हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और नेक्स्ट हो गया आपके मल्टीपाथ। ठीक है ना, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। आपको कई बुक्स के अंदर 4 ही देखने को मिलेगा, कहीं आपको 5 ही देखने को मिलेंगे। जितने होते हैं ना सारे के सारे मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको कभी भी इनमें से एग्जाम आए तो आप कंफ्यूज ना होए। तो देखिए मैं सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। तो इसमें क्या होता है देखिए भाई, मैं यहां पर बता रहा हूं, ए क्लास होती है,
ठीक है ना, उसके डाटा बी में ट्रांसफर किए जाते हैं। सिंपल सा एक ही लेवल है इसके अंदर, सिंगल लेवल, मतलब एक ही लेवल है, ए से डाटा को बी में ट्रांसफर किया जा रहा है। किसका उदाहरण है ये? पहले सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। दूसरा देखिए आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होते हैं, ए के गुण भेजे जाते हैं बी में और बी के गुण भेजे जाते हैं सी में, यानी आगे से आगे एक लेवल क्रिएट किया गया है, तो वो होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देन यहाँ पर होता है तीसरा मल्टीपल। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है कि एक से अधिक, तो इसमें ऊपर वाले जो लेवल होंगे वो अधिक होंगे और इनकी मदद से जो है वहां पर आपका तीसरा लेवल तैयार किया जाता है, सी वाला। तो ये आपके कौन सा हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में तो क्या होता है, एक से एक आगे जो है लेवल क्रिएट होता रहता है, और मल्टी लेवल में एक से अधिक लेवल से एक लेवल क्रिएट किया जाता है, या जितने चाहे उतने, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं, मैं आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं। चौथा देखिए आपके सामने मैं लेकर आया था हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जो लेवल होता है वो होता है एक, और उसके अंदर जो बेस लेवल होते हैं वो होते हैं ज्यादा। तो ये हो गया आपके किसका, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। फिर होता है आपके हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो आपको नाम से ही पता चल गया होगा। तो हाइब्रिड में जैसे मैंने ए से 2 क्लास बनाई, ठीक है ना, ए से मैंने 2 क्लास बनाई, कौन कौन सी, बी और सी। बी और सी को मिला के एक क्लास बनाई, उसका नाम है डी। तो ये आपके किसका उदाहरण हो जाएगा, हाइब्रिड का उदाहरण हो जाएगा। लास्ट देन आपका लास्ट बचा है ये मल्टीपाथ। तो इसमें जैसे मेरे पास क्लास है ए, यहाँ पर है मेरे पास बी, यहाँ है आपके पास सी और यहाँ है आपका डी। तो देखो ए और डी को एक्सेस कर रहा है, सी को एक्सेस कर रहा है, सी जो है वो बी को एक्सेस कर रहा है, डी है जो बी को एक्सेस कर रहा है। इसके बीच में एक फिजिकल एक के बीच में एक और यहाँ पर पाथ है, मतलब मल्टी पाथ, मल्टी यानी एक से अधिक पाथ यानी रास्ते, एक से अधिक रास्तों से मिलकर ये आपस में कनेक्ट हो सकता है। तो एक बार वापस इनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप सभी के सामने, ताकि आप इनको ना भूलें। एक इनहेरिटेंस होता है, उसका मतलब होता है एक क्लास के गुण दूसरे क्लास में ट्रांसफर करना, ठीक है ना, वो होता है आपके इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है आपके बेसिकली जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो रूप है वो है आपके 6, यानी 6 टाइप्स के। कौन कौन से, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल, हाइब्रिड एंड मल्टीपाथ। सिंगल लेवल के अंदर मैंने आपको बता दिया एक ही लेवल होता है, मतलब ए से बी में ट्रांसफर होता है सिंगल इनहेरिटेंस में। मल्टी लेवल में क्या होता है, ए से बी में जाएगा, बी से सी में, मतलब एक से एक लेवल आगे क्रिएट होता जाएगा, जिस प्रकार से इसमें सी से डी में आएगा, ई से ई एफ में, ऐसे। और तीसरा आपके देखो, ये आपके हो गया सिंगल, ये हो गया आपके मल्टी लेवल, और ये हो गया आपके मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल और मल्टी लेवल। मल्टीपल में मतलब जो पेरेंट्स क्लास होगी वो ज़्यादा होगी और चाइल्ड क्लास जो होगी उनसे मिलकर बनती है। तो ये देखिए यहाँ पर सी से भी मिलकर बन सकती थी, ए बी सी का कॉम्बिनेशन भी डी में आ सकता था, तो ये फिक्स नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। और चौथा आपके प्रकार आया है यहाँ पर ये हायरार्किकल, हायरार्किकल, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो देखिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर देखिए आप क्या होता है इसके अंदर कि एक लेवल से 2 लेवल क्रिएट होता है, 2 लेवल से एक 3 लेवल से एक, 4 से एक, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एक से, मतलब जो आगे से आगे लेवल को बढ़ा रहे हैं, कोई कम कर रहा है, तो ये हाइब्रिड के अंदर आता है। और लास्ट आपका था मल्टीपाथ, यानी नाम से ही पता है ये भी भाई कि इसके अंदर एक से अधिक रास्तों से आप उस तक पहुंच सकते हैं, उस डाटा को पहुंचा सकते हैं। तो ये यहाँ पर अपनी आज की जो कहानी है वो क्लियर होती है UPS से संबंधित। आप अब जो है, अब आपके लिए मैं कुछ एग्जामिनेशन के लिए जो टिप्स देना चाह रहा हूं, तो उसको आप देखिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। चलिए, तो यहाँ पर अभी मैं जो है, ये जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वे मेरे हिसाब से अब जो है इनको वापस नोट डाउन करेंगे। और नोट डाउन आप करेंगे बेसिकली, तो मेरे को पता है आप सभी जो हैं इनको कहीं ना कहीं मेरे तक भेजने की कोशिश भी जरूर करेंगे। तो आप तक मैंने कई सारे जो है मीडियाज़ का भी बता दिया है कि आप वहाँ से भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी अब देखिए आप जो हैं इसको इंस्टाग्राम पे कोई भी कहीं पर भी जो है इन नोट्स को बना के आप मेरे साथ इसको पिक्चर क्लिक कीजिए और आप मेरे साथ उसको टैग करके बताइएगा। मैं उसको जो है आपका नाम बताऊंगा आगे कि भाई इन्होंने ट्राई किया है। अब लास्ट हम जो है, मैंने आपको बोला था वीडियो के शुरू में ही कि कुछ हम एग्जामिनेशन के लिए UPS से संबंधित टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपके सामने अगर रखना चाहूँगा तो वो कौन सा होगा, देखिए आप भाई एक एक चीज़ को देखिए। सबसे पहला पॉइंट अगर आपको ध्यान रखना है तो वो है कि आपको UPS होता क्या है उसके बारे में ध्यान रखना है, UPS का इंट्रोडक्शन। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि UPS के बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे हमने डिस्कस किए थे, UPS प्रिंसिपल,
ऊप्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनको आपको 100% ध्यान रखना है, अपने पास याद रखना है, माइंड में कभी मत भूलना उन चीजों को, ठीक है ना। तीसरा है कि आप इन ऊप्स से संबंधित जो है एमसीक्यूज जो है वो क्लियर कीजिए, जिससे क्या होगा कि एक बार तो आपने थ्योरिकल मेरे पास पढ़ा ही है इसको, और जब आप इसको वापस प्रैक्टिकली जब कहीं पर आप जो है इसको मिलाएंगे उसके अंदर एमसीक्यूज के अंदर, वैसे कोशिश कर रहा हूं मैं आपके लिए अलग से लाने की, तो वहां पर क्या होता है कि आपका प्रैक्टिकल होगा तो कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे, कभी भी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। और मेरे हिसाब से जो मैंने आज ये वीडियो बनाया है तो बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने आया है, जिसमें आपको कुछ कहानियों के माध्यम से या कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको सारे के सारे टॉपिक्स याद करवा दिए हैं, ठीक है। और आप जो हैं जो भी मॉडल पेपर हैं या प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसके अंदर आपके जो ऊप्स के क्वेश्चन आए उनको आप वापस लीजिएगा, वहां पर देखिएगा कि इनमें से कौन से क्वेश्चन आए, तो फटाक से आपका आंसर निकलेगा वहां पे कि नहीं नहीं ये आंसर है यहाँ पर। तो ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे भाई। अब इसकी जो है आप स्क्रीनशॉट तो आपने सभी ने लिए होंगे, ठीक है। और आपके अगर कोई भी अदर भी जो है टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको जानना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को डेफिनेटली लाइक जरूर करके जाइएगा, ताकि ये जो आपका एक लाइक होता है वो हमारे हौसले को बढ़ाने में बहुत ही मददगार होता है। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं एक और नए टॉपिक और मैराथन क्लास के साथ। धन्यवाद।